करता हूँ कि अगर 1% कोई ETF डाउन होता है तो मैं उसे 1 लाख रुपए का खरीदता हूँ। आप अपने लिए रूल चेंज कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई ETF 1% डाउन होगा तो उसमें 10,000 खरीदूंगा। डिपेंडिंग, मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, मैं आपको 2 स्ट्रेटजीज बताऊंगा। ये पहली स्ट्रेटजी है जहां पर आप क्या करते हो उसे समझने की जरूरत है, इसे समझो। 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक वो हो सकते हैं जो कहेंगे मुझे हर महीने फिक्स अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। वो 5,000 हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है, वो 2,000 हो सकता है, वो 1 लाख हो सकता है, कुछ भी अमाउंट होता है जो आपको मुझे हर महीने से 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मुझे हर महीने से 5,000 इन्वेस्ट करने हैं, वो भी चलेगा। कुछ लोग इस तरीके से हो सकते हैं जो कहेंगे यार हमारे पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए और हमें मार्केट में धीरे-धीरे करके इन्वेस्ट करना है, बट इसमें रिटर्न आनी चाहिए। तो ये वाली स्ट्रेटजी ये फिक्स वालों के लिए नहीं है, ये लमसम में चलेगी। आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिससे आपको रेगुलरली कैश फ्लो आ रहा है और वो डेफिनेटली आपको उससे ऐसा लगता है कि मैं 10,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर वो ETF गिरा दो। एग्जांपल के लिए आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मार्केट मैक्सिमम कितना करेक्ट हो सकती है। इसे समझ के चलना, मार्केट मैक्सिमम 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 70% तक करेक्ट हो सकती है। ये आपको दिमाग में लेके चलना है। इसका मतलब कि अगर मैं एवरेजिंग कर रहा हूं तो मेरा ETF भी लगभग 70% कर सकता है। आपको तो वर्स्ट केस में होगा, ऐसे वर्स्ट केस के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो और आप कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हो तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि अगर मार्केट 70% करेक्ट हुई तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे वो ETF जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो मुझे 70 लाख का खरीदना पड़ेगा। और ये पैसा या तो आपके पास लमसम में लिक्विड होगा या आपको पता है कि ये पैसा आप अरेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसने बोला क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये फिक्स्ड वालों के लिए नहीं है जिसका SIP की तरह हर महीने का नहीं, लमसम वालों के लिए। सही से नहीं समझ में आया लेकिन वो छोड़ो। लेकिन जैसे ETF में भी सब हम तो सोचते थे कि अगर 2-3% बढ़ेगा तभी खरीदेंगे, मतलब डाउन पे भी खरीदेंगे, लेकिन उतना नहीं था कि 70% भी गिरेगा तब भी खरीदेंगे, नहीं इतना नहीं था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर 70% ETF गिर भी जाए और अगर वो एवरेजिंग कर रहे हो तो 70% पे भी खरीदो। और जितना भी आप अपने अमाउंट का कर रहे थे, जैसे ये 1 लाख का करता था तो ये 70 लाख का खरीदेगा, कोई 10,000 का करता था तो 70,000 का उस वक्त खरीदेगा। जिस वक्त मतलब कहने का बस वही मतलब है कि मेंटली 70% गिरेगा तो 70% के अकॉर्डिंग जितना भी कर रहे थे, मतलब 10,000 कर रहे थे, 70,000 यानी कि उतना भी उतना करना है। वो वाली भी इतनी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, यानी कि 2-3% पे ही केवल है नहीं। अगर 70% भी अगर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग किसी दिन गिरेगा तो उस दिन भी खरीदना है, वो वाली मेंटालिटी रखनी है और उसके लिए लमसम में पहले से ही होना चाहिए। So, अगर आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है तभी आप इसमें जाना। अगर आप एग्जांपल 10 लाख चूज करते हो तो ETF अगर 70% गिर जाएगा तो आपको 7 लाख का खरीदना पड़ेगा। तब तो आपकी एवरेज वाली स्ट्रेटजी सुपर वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मार्केट कभी ना कभी 70% गिरे। आप कहोगे यस, आपके एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे फर्क पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मेरा कुछ भी एक्स अमाउंट का 70,000 नहीं, 7 लाख पोर्टफोलियो है, ये एक्स अमाउंट का एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 70% डाउन हो जाएगा, बट मुझे एवरेजिंग कितनी सॉलिड मिलेगी, ये जो गिर रहा होगा तो मैं हर टिप पे खरीद रहा हूं। और यहां पर भी जो कहता है मार्केट का बॉटम हम नहीं पकड़ पाए, जब मार्केट अपना बॉटम बनाएगी यहां पर भी मेरी बाय होगी। और जितनी जल्दी मार्केट, मैंने आपको एक रूल बताया था, मार्केट्स ऑलवेज क्रैश एंड मार्केट्स ऑलवेज बाउंस बैक। ऐसे क्रैश के बाद वी-शेप रिकवरी भी आती है। तो ये जो खरीदने का मौका है ना, ये सब तभी मिल सकता है जब मार्केट गिरे। सो मैं चाहता हूं कि क्रैश आए, क्योंकि अगर क्रैश आएगा तभी तो हम सस्ते में खरीद पाएंगे। दैट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और आपको मैं बता रहा हूं अगर मार्केट में होगे तो आपको बहुत बार करेक्शंस और बहुत बार तो नहीं, बट इस लाइफ में 1 2 3 बार आपको अच्छे वाले क्रैशेस मिलेंगे। उस टाइम पे डरना नहीं है, इन्वेस्ट करना ये जरूरी है, क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर हो। और वैसे समय के लिए पहले से ही एक अच्छा खासा अमाउंट जैसे इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वैसे क्लैश के लिए भी, यानी कि क्लैश अमाउंट इकट्ठा करके रखो। क्योंकि आपको लॉजिक पर बहुत बार तो नहीं, बट इस लाइफ में 1 2 3 बार आपको अच्छे वाले क्रैशेस मिलेंगे। उस टाइम पे डरना नहीं है, इन्वेस्ट करना ये जरूरी है, क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ETFs विल गो अप। इसीलिए हम यहाँ पे एवरेजिंग कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, जब भी कोई एग्जांपल के लिए और कभी ऐसे नहीं गिरता, तो जब ऐसे ऊपर नहीं जाता तो कैसे जाता है, वो ऊपर जाएगा, एक हाई बनाएगा, फिर वो नीचे आएगा, बट इसे बोलेंगे हायर लो, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा जिसे बोलेंगे हायर हाई, और फिर वो जाके बनाएगा हायर लो, और फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। और आप देखेंगे यहाँ वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो आप देखेंगे आपका प्राइस ऊपर तो जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हर बार लो पे हमने बाइंग करी हुई है, तो हमारी एवरेज बाइंग कॉस्ट है वो हमेशा कम आएगी। तो जहां पर लोगों को 10% 15% का रिटर्न आ रहा होगा, वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव रिटर्न आ रहा होगा, क्योंकि आप हर बार लोस पर खरीदते जा रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एवरेजिंग का कांसेप्ट समझना है। अब हम एक और बढ़िया काम क्या कर रहे थे कि ये तो आपने समझ लिया कि हम लो पे खरीद रहे हैं, बट आप देखो हम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से खरीद रहे थे। मार्केट ऊपर गई आपने नहीं खरीदा, बट मार्केट यहां से 2% नीचे आ गई, आपने यहां पर बाय किया। अब मार्केट ऊपर गई आपने नहीं खरीदा, मार्केट नीचे गिरी, मान लीजिए फिर से 2% गिरी, आपने फिर खरीद लिया। अब मार्केट ऊपर गई आपने नहीं खरीदा, मार्केट थोड़ी सी गिरी, आपने थोड़ा सा खरीदा, फिर मार्केट थोड़ी सी गिरी, फिर आपने थोड़ा सा खरीदा, फिर मार्केट ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे इसका ETF का भी 2 स्ट्रेटजी है, एक सागर सिन्हा वाला और एक PRT वाला। ये अभी बताएंगे, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है और इसके लिए लमसम अमाउंट होना चाहिए जैसा बोले थे, और नहीं तो SIP की तरह रेगुलर वालों के लिए ये सागर सिन्हा वाला ETF होना ज़्यादा सही
है, यानी कि रेगुलर इनकम वाले में ये नहीं, इस वाले के लिए लमसम में होना चाहिए, तभी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर पाओगे, क्योंकि जैसा बोला था परसेंटेज के अकॉर्डिंग डालना है। अगर 2% गिर रहा है तो उतना, यानी कि जितना भी हो 20,000 वगैरह डालना है। अगर कम गिर रहा है मान लो 0.2% तो कम डालना है 2,000, यानी कि कम गिर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कम डालना है, ज़्यादा गिर रहा है तो ज़्यादा डालना है। वही परसेंटेज रूल है कि जितना परसेंट गिर रहा है उतना डालना है। और इसके लिए जैसा इन्होंने बोला था कि लमसम अमाउंट, ये दूसरी स्ट्रेटजी है, ये परसेंटेज वाली है। और जो एक और थी वो जो है रेगुलर इनकम के लिए, जो सागर सिन्हा वाली थी वो जो है, ये दोनों अलग है। अगर लमसम वाली है तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा है एवरेजिंग मिलेगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डाउन मिलेगा 70% तो उस वक्त ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जिसके पास नहीं है लमसम, उसके लिए SIP वाले में ये वाली ज़्यादा अच्छी है। 3% एग्जांपल, तो आपने फिर बहुत ज्यादा खरीद लिया। अगर मार्केट में आप प्रोपोर्शन के हिसाब से चलोगे, यहाँ से मान लेते हैं फिर गिर गई, तो आप परसेंटेज के हिसाब से खरीद रहे हो। सो मैं परसेंटेज रूल फॉलो करता हूँ, जितना परसेंट गिरा, अगर ऐसे ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर ज्यादा नहीं गिरा, 0.5% गिरा, यहाँ पर 0.3% गिरा, यहाँ पर 0.2% गिरा, तो हम उस प्रोपोर्शन के हिसाब से खरीद रहे थे। बट यहाँ से अगर 5% गिर गया तो हमने प्रोपोर्शन के हिसाब से खरीदा। सो हम इसीलिए परसेंटेज के हिसाब से खरीदने को बेटर बोल रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने लास्ट आपको डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 70% तक गिर सकती है तो आप कोई भी अमाउंट 1% के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो किस तरीके से होना चाहिए। 70% गिर गई तो क्या मैं 70,000 का खरीद सकता हूँ? आपको क्या 70,000 खरीद सकता हूँ? क्या मैं 7 लाख का खरीद सकता हूँ? आपको क्या 70% गिर गई तो 7 लाख का एक ETF है सर। अगर आप 3 ETF तो गोल्ड नहीं गिरेगा। 2 ETF into 2 आपको 14 लाख रुपीस, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? अगर आपने 70,000 सोचा तो क्या आप 1,40,000 इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आप इससे कम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे तो फिर आपके परसेंटेज वाला रूल है। तो इससे कम में कुछ भी नहीं होता। आपको 1% के हिसाब से अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है या फिर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, इससे कम तो आप क्या करोगे? तो अगर 1% गिरने में 1,000 खरीदोगे तो 70% गिरने में आपको 70,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और 2 ETF दोनों गिर सकते हो कि आप रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1,40,000 रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास मैक्सिमम इतना है तो आप इसे सोचो, वरना फिर इसे मत सोचो, क्योंकि पैसे होने जरूरी है। और उसके हिसाब से हाँ, तो इस वाले में जैसा कि बोला था कि अगर मान लो अगर 1% गिरने पे 1,000 वाला करते हो, तो अगर 70% गिर जाएगा तो 70% करना पड़ेगा, यानी 70,000 और इंटू 2, जैसा 3 ठो लिए थे तो यहाँ पे 2 से क्यों इंटू करेंगे, क्योंकि अगर मान लो कंपनी, मतलब कि इंडिया कंपनी अगर बढ़ी रहेगी तो गोल्ड तो ऐसा मतलब गिरी रहेगी तो गोल्ड तो नहीं गिरा रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि तो अगर वो कंपनी बढ़ी रहेगी तो गोल्ड, मतलब अगर गिरी रहेगी तो गोल्ड बढ़ा रहेगा, इसीलिए उसमें तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। और करेंगे भी तो जब गोल्ड गिरा रहेगा तब कंपनी में नहीं करेंगे, तब केवल 70,000 का होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जब बढ़ा रहेगा गोल्ड, अरे कंपनी गिरा रहेगा तो गोल्ड बढ़ा रहेगा, इसलिए गोल्ड नहीं करेंगे, इसलिए 2 ही कंपनी से इंटू होगा। यानी कि 1,40,000 रहेगा तब ये वाली स्ट्रेटजी, लमसम में 1,40,000 रहेगा तब ये वाली ETF की स्ट्रेटजी फॉलो करना है। या तो इससे कम करो कि 1% गिरने पे, कि 100% में भी अगर होता होगा कि 1% गिरने पे 100 रुपये पे करेंगे तो 70% 7,000 में हो जाएगा, इंटू 2 14,000 होगा तो ETF वाला को इस तरीके से बस लॉजिक समझो कि अगर 1% अगर जितना भी होता होगा उतना गिरने पे जितना X अमाउंट होता होगा और X जब 70% गिरेगा तो X इंटू 70 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, इतना अमाउंट होगा तभी करना। ये दिमाग में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, चलो है वो मैं बेच दूं। अरे अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो बहुत ही बढ़िया, तो फिर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताती हूं, वहां पे क्या हेल्प करेगी। अब आप कहते हो चलो मेरे पास आज अमाउंट है, मेरे पास 1,40,000 रुपए पड़ा हुआ है, यहाँ पर 14 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अब मैं उसका क्या करूं? आप देखिए, अगर मैं स्क्रीन पर चलूंगा पर दोबारा से तो मैंने आपको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखाई दी। अब देखो हमें ना इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड को स्टेबल रखना है। लोग माइंड को स्टेबल नहीं रख पाते, क्योंकि आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी बहुत काम करती है। लोगों की साइकोलॉजी ही सबसे ज्यादा खराब जब होती है तब वो गलत डिसीजन लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आज मान लीजिए जो भी आपका लमसम अमाउंट है, आपने देखा 14 लाख रुपए होगा, 14 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी। अब जैसे जैसे ETF डाउन होते जा रहे हैं आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उतना पैसा निकाल रहे हो और उसके हिसाब से आप ETF खरीद रहे हो। तो अगर मार्केट किसी दिन बहुत बुरी तरीके से गिरती है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। अगर मार्केट गिरेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिव्यू हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। तो हाँ, तो यहाँ भी एक और चीज़ थी, जैसा कि वो जो लमसम अमाउंट रहेगा वो लमसम अमाउंट इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड के लिए, जो इन्फ्लेशन अमाउंट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालना रहे। और इनफैक्ट जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जिस दिन ETF मतलब जो है डालने के लिए निकालोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, तो जिस दिन ETF का प्राइस घटा रहेगा ना, जब निकालना रहेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बढ़ा रहेगा, यानी कि ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है
और उससे सोचो कि ये इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा स्ट्रैटी जो कि इतना मतलब कि 2-3 साल सीखने के बाद जब इन्वेस्टमेंट में ऐसा स्ट्रैटी मतलब समझ पाए हैं, तो सोचो ट्रेडिंग में कैसी उनकी स्किल होगी समझने के लिए। उसके लिए सोचो कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट को ही करते रहो, ट्रेडिंग भी करो ताकि जैसे अभी ताकि इन्वेस्टमेंट समझ आ सके। लेकिन वो छोड़ो, आगे बस ये एक और चीज़ है कि अभी ये आगे ये तो लमसम वालों के लिए बताएं हैं, आगे इतने वीडियो में अभी जो उनके पास SIP की तरह मंथली लेना है उनके लिए भी स्ट्रेटजी बनाया था। अभी तो ये लमसम के लिए था। थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। तो हम यहाँ पर भी है, गोल्ड का रेट मैंने आपको बताया मार्केट गिरेगी तो गोल्ड के बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो गोल्ड बढ़ेगा चाहिए। तो अगर आपके पास जो भी लमसम अमाउंट एग्जांपल आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाल दिया, इसका ब्याज तो मिलेगा, ब्याज मुझे मिलेगा। इसे खरीदने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक बार लमसम खरीदूंगा, भूल जाओ, उसके प्राइस फ्लक्चुएशन का ध्यान मत दो, क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज में होता है। अगर आप देखोगे तो अगर इसकी लो रेंज पकड़ूं, डेली टाइम फ्रेम पर देखो, अगर इसकी लो रेंज पकड़ूं तो यार ये तकरीबन 101 रुपए, तो 101 से लगभग नीचे नहीं जा रही। और अगर मैं अपर रेंज पकड़ूं तो 105, एक चीज 101 से 105 के बीच में मूव कर रही है, यही इसकी एक रेंज है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, खैर वो मैं कर लेता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी ना खरीदता रहता हूं। बड़े खरीदते कैसे हम, आज बड़ी हुई मैं नहीं खरीदा, बट 0.11% पे मैं 11,000 में खरीदूंगा, डाउन जाएगी डेफिनेटली। अगर कोई बड़ा अमाउंट लगा तो थोड़ा ज्यादा खरीदूंगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज कर सकते हो, इसमें अपना मैक्सिमम पैसा रखो, और जैसे जैसे ETFs डाउन आ रहा है इसे बेच दो और यहां से निकाल इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो, तो आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा। और आप जो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी, एवरेजिंग की स्ट्रेटजी उसे यूज करते रहोगे, आपका ऑन एन एवरेज महीने के 20,000 लगेंगे, बट वो फिर भी वही रहा है कि आप हर डिप पे ही खरीद रहे हो। बस इसमें और उसमें फर्क क्या था कि इसमें फिक्स अमाउंट जा रहा है, अगर करेक्शन बड़ी भी है तभी मैं एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाऊंगा, और करेक्शन अगर छोटी सी थी, हर करेक्शन के ऊपर मैं एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो देखिए ये SIP रेगुलर इनकम वालों के लिए, बस इसमें उसमें अंतर ये है कि उसमें अगर ज़्यादा करेक्शन होता था तो उस वाले में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, यानी कि फिक्स रेट से नहीं, कम गिरा है तो कम, ज़्यादा गिरा है तो ज़्यादा परसेंटेज वाला फॉर्मूला था वो। और यहाँ पे लेकिन फिक्स्ड है कि अगर कम गिरा है या ज़्यादा भी गिरा है, जैसा भी गिरा है कम या ज़्यादा, हर समय फिक्स्ड अमाउंट ही होगा। तो इसमें उतना रिटर्न इसीलिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेगुलर इनकम वालों के लिए ये वाला अच्छा है। और लमसम आ जाए, और लमसम ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, जैसा कि एक्स अमाउंट से इंटू वगैरह किए थे, अगर वो जितना कम अमाउंट से होता होगा वो भी करोगे तो भी वो उसमें इससे ज़्यादा रिटर्न शायद मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन बस यही है कि इसमें फिक्स्ड अमाउंट ही होगा, फिर ज़्यादा गिरे या कम, लेकिन उसमें कम ज़्यादा गिरे तो परसेंटेज वाइज था, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा रिटर्न था, इसमें कम होगा लेकिन होगा। एवरेजिंग फिर भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिटर्न परसेंटेज वाले में आपको बेटर आएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप निफ्टी 20 पर प्रैक्टिस कीजिए इसे पिछले 5 साल के लिए, और फिर आपका क्या रिजल्ट आता है दोनों ही तरीकों में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखो इसने प्रैक्टिस करने को बोला है, यानी कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है ना कोई भी स्ट्रेटजी का, तो उस पर एक टेस्ट कर सकते हो, बजाय कि तुम टेक्निकली पेपर ट्रेड अगर 5 साल के लिए करो, उसके बजाय ये वो सॉफ्टवेयर सीख लो और उसमें टेस्ट करो इस स्ट्रेटजी को, बजाय कि पेपर ट्रेड करके 5 साल करो, क्योंकि तो भी वही होगा जो 5 साल करके करोगे, बजाय कि जो 5 साल ऑलरेडी हो चुका है, जो कि पेपर टेस्टिंग नहीं, मतलब टेस्टिंग सॉफ्टवेयर से ही हो जाएगा। मुझे पता लगेगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हो, कितने ध्यान से चीजों को समझ रहे हो। तो आई थिंक आज की वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ बताने की कोशिश करी है। और आखिर में एक चीज़ और कि देखो ETF में 3 तरह की स्ट्रैटेजी है, एक दो तो जो उसका ठाकुर ने बताया है, एक जो है परसेंटेज वाइज जिसके लिए लमसम अमाउंट होना चाहिए, या तो जो एक्स से मिनिमम जो भी वो अमाउंट हो लमसम में जिससे हो जाए वो, यानी परसेंटेज वाला एक जिसकी लमसम अमाउंट होना चाहिए, और एक जिसके लिए रेगुलर इनकम के लिए इसमें फिक्स्ड अमाउंट से ETF में स्ट्रेटजी करते हैं। लेकिन ये दोनों जो कि PRT ने बताया है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, यानी कि लॉन्ग रन के लिए। और जो है सागर सिन्हा ने जो बताया था वो जो है ट्रेडिंग के लिए था, ट्रेडिंग के लिए 2 से 3% कमाने वाला, वो ट्रेडिंग वाला था। तो अगर तो इन्वेस्टमेंट में टेस्ट करना है तो मतलब इस दोनों में से करते रहो, लेकिन अगर ट्रेडिंग करना है या तो ट्रेडिंग भी करना है तो ये सागर सिन्हा वाला, बस कहने का मतलब यही है, 3 तरह का ETF है, एक परसेंटेज वाला, एक फिक्स्ड वाला और एक ट्रेडिंग वाला है। तो इसी तरीके से टिके तभी रहोगे स्टॉक मार्केट में जब इस तरीके से चीज़ें समझ आएंगी, और ये चीज़ें भी साथ कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगी, ये हमेशा काम करेंगी। तो इस तरीके से जब चीज़ों को समझोगे तभी जो है लॉन्ग रन तक
पाओगे। जब कॉन्सेप्ट समझ आए और प्रैक्टिकली उससे रिजल्ट, जैसे इसमें प्रैक्टिकली दिख रहा है कि मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट, तो इस तरीके से समझो, तभी गट फीलिंग बनेगा, तभी लॉन्ग टर्म टिक पाओगे। जब एग्जैक्टली दिखेगा कि हाँ इससे एकदम रिजल्ट मिलेगा। अभी इन्वेस्टमेंट ही करते रहो, लेकिन ट्रेडिंग भी सीखते रहो ताकि इन्वेस्टमेंट समझ आ सके, इस तरीके से जैसे आया।